हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैरियर प्लस एकेडमी। मैं हूं आपके मैथ्स मेंटर सरबजीत कौर और आज हम आपके लिए क्लास 12 का चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का पार्ट 2 लेके आए हैं। कॉन्टिन्यूटी का पार्ट 1 में आपने कुछ देखे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज हम और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी टिप्स एंड ट्रिक्स हमारे इन क्वेश्चन में होगा। तो प्लीज़ हमारे जो आज का टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी पार्ट 2, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स भी इसमें होंगी, तो प्लीज़ आज ध्यान से देखिएगा। तो ये है हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। शो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू mod 1 माइनस x प्लस mod x वेयर x इज एनी रियल नंबर इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। रियल नंबर का मतलब आपको पता ही है कि हम पूरी नंबर लाइन को कंसिडर करते हैं, यानी कि अगर आपके पास ये रियल नंबर लाइन है तो यहाँ पर 0, -1, -2 और इधर नेगेटिव 1, 2 और इधर सारे पॉजिटिव। तो ये रियल नंबर लाइन पे आप अगर कोई भी वैल्यू x की लेते हैं तो हमें ये चेक करना है कि गिवन फंक्शन हमारा जो है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो देखते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हम कॉम्पोजिशन फंक्शन के थ्रू करेंगे। कॉम्पोजिशन फंक्शन जो है वो हमारा क्या कहता है, हमने कहा लेट g ऑफ x इज इक्वल्स टू, जो मॉड के अंदर गिवन है वैल्यू, हमने कहा ये पूरा का पूरा हमारा gx है। अब हमारा जो पार्ट 1 है उसमें हमने कवर किया था कि मॉड x इज ऑल्सो अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो वो वाला तो आप पार्ट देख लीजिएगा तभी आपको ये पार्ट क्लियर होगा। तो यहाँ पर हमारा क्योंकि मॉड x भी आ रहा है, तो मॉड x अगर हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो हमें ये दिखाना है कि ये भी हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। तो हमने कहा लेट gx इक्वल्स टू दिस एंड hx जो है हमारा वो मॉड x ले लेते हैं। अब हमारे दो फंक्शंस मिल गए हमें, एक मॉड x है जिसको हमने hx के नाम से डिनोट किया, एक हमारा मॉड के अंदर पूरा एक फंक्शन था जिसके अंदर हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल भी है और एक मॉड x फंक्शन भी है। लीनियर पॉलिनोमियल आपको पता ही है, आपने 9th और 10th में भी लीनियर ग्राफ बनाए हैं, वो 1 स्ट्रोक में बनता है, वो हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो यानी कि अब हमें ये शो करना है कि ये लीनियर प्लस मॉड का टोटल मॉड हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो चलिए देखते हैं, और इसको करने के लिए हम अपना कॉम्पोजिशन फंक्शन लगाएंगे। कॉम्पोजिशन फंक्शन हमारा क्या कहता है, कॉम्पोजिशन फंक्शन कहता है h ऑफ g ऑफ x, ये हम लिख सकते हैं h ऑफ gx। ये समझ में आ गया आपको, h ऑफ gx आ गया। तो यहां पर gx क्या है, gx जो है हमारा फंक्शन वो ये बैठा हुआ है, ये हमारा gx है, ये हमारा hx है। अगर अब हम gx फंक्शन को देखते हैं तो कैन वी राइट दिस इज इक्वल्स टू g ऑफ x की वैल्यू क्या है, 1 माइनस x प्लस मॉड x। gx तो वो फंक्शन है, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब ये हमारा hx की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि यहाँ पर h और ये x की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि x की रिप्लेसमेंट अब ये वाले फंक्शन से हो रही है। और ये क्या कहता है, जो भी x है वो मॉड में आएगा, यानी कि इसके अंदर जो भी फंक्शन है वो मॉड के अंदर जाएगा। तो यानी कि ये हो गया मॉड 1 माइनस x प्लस मॉड x। यहां तक तो आपको क्लियर है कि ये हमारा कॉम्पोजिशन फंक्शन है। अब हमने क्या कहा, यहां पर हम ये भी ले लेते हैं एंड लेट गिवन फंक्शन, ये तो हमारा गिवन फंक्शन है, लेट fx इज इक्वल्स टू मॉड 1 माइनस x प्लस मॉड x। अब अगर आप इसको चेक करें, क्या ये इस गिवन फंक्शन के इक्वल आ गया, यस, ये हमारा गिवन फंक्शन के इक्वल आ गया क्योंकि हमारा मॉड x भी जो था वो भी फंक्शन था, पॉलिनोमियल भी फंक्शन था और ये भी है। अब हमें क्या पता है, वी नो दैट, हमें क्या क्या पता है यहां से कि कौन कौन से फंक्शंस हमारे कॉन्टिन्यूस है। वी नो दैट fx इज कॉन्टिन्यूस। कैसे, फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस कैसे है, क्योंकि सिंस पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है हमारा 1 माइनस एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन विच इज continuous।
पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ना हमारा। अगर पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। अब आप ये चेक करिए कि फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस है, पॉलिनोमियल भी, और मॉड एक्स भी कॉन्टिन्यूस है। अब हम इससे क्या कह सकते हैं, ऑल्सो मॉड एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी का क्या कहता है फंक्शंस का, कि अगर दो फंक्शंस कॉन्टिन्यूस हैं तो अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहता है कि दोनों का सम भी कॉन्टिन्यूस होगा और दोनों का सब्ट्रैक्शन भी कॉन्टिन्यूस है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी कॉन्टिन्यूस है और हमारा डिवीजन में भी होता है। डिवीजन में लेकिन एक कंडीशन होती है कि px अपॉन qx की फॉर्म में है तो qx इज नॉट इक्वल्स टू 0, जो आपको पता है, नहीं तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा अगर qx 0 हो जाएगा तो। यानी कि अगर हमारा मॉड x कॉन्टिन्यूस है, हमारा गिवन पॉलिनोमियल, अगेन आई एम टेलिंग यू कि हमारा जो मॉड x है ये कॉन्टिन्यूस है और हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है ये भी कॉन्टिन्यूस है। यानी कि दो फंक्शंस हमें कॉन्टिन्यूस मिल गए, तो हमें क्या पता है, देयरफॉर सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज ऑल्सो अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अगर सम है दो का तो यानी कि टोटल हमारा कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। देयरफॉर कैन वी से gx इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। यानी कि gx, क्योंकि gx क्या था हमारा, ये पॉलिनोमियल पार्ट था, ध्यान से देखिएगा, ये वाला पार्ट इसका पॉलिनोमियल था और ये वाला पार्ट था इसका मॉड्यूलस। यानी कि gx हमारा दो फंक्शंस को मिला के बन रहा है, पॉलिनोमियल एज वेल एज मॉड्यूलस। अगर दोनों फंक्शन हमारे कॉन्टिन्यूस हैं तो दोनों का एडिशन भी कॉन्टिन्यूस होगा, तो इसीलिए हमने कह दिया gx इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। अब अगर gx कॉन्टिन्यूस है तो इसका कॉम्पोजिशन भी तो कॉन्टिन्यूस होगा, देयरफॉर h ऑफ g ऑफ x इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। लेकिन h ऑफ g ऑफ x की वैल्यू जो थी वो fx के इक्वल आ गई, सॉल्व करके अभी आपने देख ही लिया है। अगर h ऑफ g ऑफ x कॉन्टिन्यूस है और वो किसी के भी इक्वल होता है फंक्शन के, सो व्हाट डज दिस इंप्लाइज, fx इज ऑल्सो अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये हो गया हमारा क्वेश्चन जो कहता है कि fx हमारा कॉन्टिन्यूस है। लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू कि इफ यू वांट दैट हाउ मॉड x इज कॉन्टिन्यूस, आप इसके पार्ट 1 को जरूर रेफर करिएगा, उसमें इसका पूरा सॉल्यूशन है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है और उसकी कॉन्टिन्यूटी क्या कहती है। तो चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन। साइन फंक्शन ये भी हमारा रियल नंबर लाइन को ही कंसिडर करेगा, क्योंकि आपने पढ़ा था पहले भी 11th क्लास में कि अगर हमारा साइन फंक्शन होता है, ये ओरिजिन है, ये पूरी नंबर लाइन है हमारी, तो साइन फंक्शन आपने पढ़ा था कि वो वेव्स ऐसे जाती हैं, 0 पे नहीं जाएगा क्योंकि साइन 0 पे 0 रहता है, तो इसीलिए ये हमने फंक्शन पढ़ा था और ये हमारा नंबर लाइन पे था। तो अब चेक कर लेते हैं इसकी कॉन्टिन्यूटी क्या कहती है। और ये हमें दिख भी रहा है कि 1 स्ट्रोक में पूरा हमारा ग्राफ बन रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूस है। लेकिन ग्राफिकली हमें पता है, अब उसको हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देख लेते हैं। तो फंक्शन क्या है, साइन फंक्शन। हमने यहाँ पे बोला लेट fx इज इक्वल्स टू साइन x, वेयर x is a real number। ठीक है, अब अगर हमारा x रियल नंबर है तो यहां पर हम कहते हैं कि लेट सी, क्योंकि कंटिन्यूटी तो आप रियल नंबर पे पॉजिटिव नेगेटिव कहीं पे भी चेक करेंगे, तो अगर हम कहीं पे भी रियल नंबर का वो पॉइंट लेते हैं तो लेट दैट पॉइंट बी सी। हमें नहीं पता है वो कौन सी पर्टिकुलर वैल्यू है, तो एक आर्बिट्ररी वैल्यू लेते हैं, लेट सी बी अ रियल नंबर।
ये हटा देते हैं क्योंकि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो यहाँ पर हम सीधा वो पॉइंट को ही अब रियल नंबर को कंसिडर कर लेते हैं। अगर ये पॉइंट C जो है नंबर लाइन पे कहीं पे भी होता है तो हम क्या चेक करेंगे, पहले तो हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। क्वेश्चन कहता है कॉन्टिन्यूटी। अगर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो हमने क्या कहा, f(x) इज कॉन्टिन्यूअस इफ, कब होगा ये, जब लेफ्ट हैंड लिमिट is equals to right hand limit is equals to function at that particular point C। ये हमने पढ़ा था कि ये है, और ये हमारा पार्ट 1 में भी है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पार्ट 1 का जो है कॉन्टिन्यूटी का वो लिंक चेक कर लीजिएगा कि ये कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन कहती है। तो अब इसको हम पहले क्या निकालेंगे, हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं यहाँ हम, तो हमने कहा लिमिट x टेंड्स टू c माइनस। c माइनस का मतलब क्या है कि वो फंक्शन हमारा लेफ्ट ऑफ c चेक करेंगे। अगर वो c माइनस है यानी कि c से छोटा, अगर अब हम यहाँ चेक करते हैं, ये रहा c नंबर लाइन पे, ये हो सकता है लेफ्ट साइड ऑफ ओरिजिन हो या राइट साइड ऑफ ओरिजिन हो। अगर हम इसका लेफ्ट ऑफ c देखते हैं तो इट विल बी कुछ छोटी सी पॉइंट, छोटा सा वैल्यू, उसके ही इंटरवल में बहुत माइन्यूट सा वैल्यू, तो यानी कि ये वाला वैल्यू हो जाएगा c माइनस एच। और अगर हम इसके पास वाला देखते हैं तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, c प्लस एच। तो यानी कि जब हम इसको ऑसिलेट कराते हैं अराउंड c, तो ये छोटी सी माइन्यूट वैल्यू के अराउंड ही रिवॉल्व करता है कि c से कितनी कम, c माइनस एच, c से कितनी ज्यादा, c प्लस एच। अगर c माइनस एच है तो यानी कि ये लेस देन c हो जाएगा, और अगर ये c प्लस एच है तो ये ग्रेटर देन c हो जाएगा। ये बात हमें क्लियर है। तो अब हम चेक करते हैं कि ये कैसे यहाँ पर कॉन्टिन्यूशन होगी। अगर हमने कहा कि वो c माइनस एच है तो हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि c माइनस एच का मतलब क्या है कि x हो गया अब हमारा c माइनस एच, x हो गया c माइनस एच। अगर x हमारा c को टेंड करता है, यानी कि x की जगह अगर हम c डालते हैं तो h किसको टेंड करेगा, 0 को। ये हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी अगर हमारा वेरिएबल चेंज हो रहा है तो, यानी कि इसमें अब हम क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ, अब हमने क्या कहा, x की जगह हम क्या प्लेस कर रहे हैं, c माइनस एच, तो यहां पर हम कह देंगे f ऑफ c माइनस एच। आई होप ये तो आपको क्लियर है। फिर से बता रहे हैं, अगर ये c है, c माइनस एच ये है, तो अब ये हमारा x की तरह बिहेव करेगा क्योंकि हमने नंबर लाइन पे कोई भी वैल्यू लिया हुआ है। तो अगर ये हमारा c माइनस एच हो गया, तो अगर हमने x को c की टर्म्स में कन्वर्ट किया है तो h की टर्म्स में, तो हमारी लिमिट भी h पे जाएगी, x पे नहीं जाएगी क्योंकि अब फंक्शन में x नहीं है। तो ये आ गया। अब हमारा यहाँ पे, इसको इरेज कर देते हैं। अब यहां पर क्या कहता है क्वेश्चन, यहां पर कहता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस एच। अगर f ऑफ x हमारा साइन x है, अगर f ऑफ x हमारा साइन x है, अगर हम x को रिप्लेस करते हैं c माइनस एच से तो x भी रिप्लेस हो जाएगा c माइनस एच से, तो ये हो जाएगा c माइनस एच। अब अगेन द बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री का, वो क्या कहता है कि आपको कुछ फॉर्मूलाज यहाँ इंप्लीमेंट करने हैं। यहां पर मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख रही हूं, साइन ऑफ a माइनस बी। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला याद है? नहीं तो आप देख लीजिएगा, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे सारे लिंक्स हैं वहां पे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ये फॉर्मूला लगा देते हैं। अब ये अगर हमने यहाँ पे फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया, क्योंकि a हमारा c की तरह बिहेव कर रहा है और h हमारा b की तरह बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, लिमिट तो लगेगी ही लगेगी, h टेंड्स टू 0 साइन a माइनस b, तो ये हो जाएगा साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। अब यहां पर हम अपना लिमिट जो है उसको अप्लाई करते हैं। लिमिट भी रखना पड़ेगा जहां जहां h है। तो यहां पर हमने क्या कहा, पहला आया साइन c, ये रहा, कॉस h की जगह हम रखेंगे 0 माइनस कॉस c,
h की जगह रख देंगे 0। अब यहां पर आ गया cos 0, आपको पता है cos 0 डिग्री 10th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सबको पता है, cos 0 1 होता है। तो यहां पर हमने रख दिया sin c इंटू 1 माइनस ये रहा cos c, sin 0 0 होता है तो ये आ जाएगा आपका 0। तो यहां पर आपके पास आंसर आ गया sin c, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास आ गई sin c। ये था हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। अब चलते हैं राइट हैंड लिमिट की तरफ। तो यहां पर हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो यहां पर हमने क्या कहा, अब राइट हैंड लिमिट है। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, अगेन ग्राफिकली ये रहा c, ये था आपका c माइनस एच, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन था। अब अगर हम c प्लस एच करते हैं तो ये हमारा राइट हैंड लिमिट में चला गया राइट टूवर्ड्स द राइट ऑफ c। तो c के राइट में जाने के लिए c में कुछ ऐड करना पड़ता है। तो यहां पर हमने क्या कहा, x टेंड्स टू c प्लस f ऑफ x। अब यहां पर फंक्शन क्या आ जाएगा हमारा, अगेन जब हमारा फंक्शन चेंज हो रहा है, यानी कि अब हमारा x ये बन गया, यानी कि अगर x से फंक्शन अब c प्लस एच बनेगा तो x की लिमिट जो है वो हट जाएगी और h की जो, क्योंकि फंक्शन h में चेंज हो गया तो लिमिट भी h में आएगा। तो यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस एच। यहां तक क्लियर है आपको। अब चेक करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, c प्लस एच का मतलब क्या है, x की जगह c प्लस एच, तो यहां पर डाल दिया हमने साइन ऑफ c प्लस एच। अब साइन ऑफ a प्लस बी का, यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्मूला था, यहाँ पे a प्लस बी का, दोबारा लिख रहे हैं साइन a प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस था तो माइनस आया। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। तो ये भी शॉर्टकट ट्रिक्स ही होती हैं हमारी। अब यहां पर हमने क्या कहा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a प्लस b, तो ये हो जाएगा साइन, ये पूरा इस पे जाएगा, a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अब जहां भी h है वहां पर हम उसकी वैल्यू क्या प्लेस करेंगे, 0। तो ये आ जाएगा आपके पास साइन c कॉस 0 प्लस कॉस c साइन 0। ये आ गया हमारे पास। अब यहां पर चेक करते हैं कि हमारी वैल्यू क्या है। तो साइन c ये रहा, कॉस 0 क्या होता है 1 प्लस कॉस c ये रहा, साइन 0 होता है 0। इसका भी आंसर आपके पास आ गया साइन c। अब लास्ट चेक कर लेते हैं हमारा फंक्शन एट c। अब हमारे पास फंक्शन क्या था, साइन x था। तो अगर हम यहां पे कहते हैं लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, तो ये हो जाएगा साइन c। तो यहां पर जहां x है वहां पे साइन c, यानी कि फंक्शन में भी साइन c। अब आप चेक करिए, दोबारा से स्टार्टिंग से देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट साइन c, राइट हैंड लिमिट साइन c, फंक्शन भी साइन c। तो यानी कि हमने यहाँ पे क्यों ऑब्जर्व किया कि हमारी सारी की सारी वैल्यूज इक्वल हैं, यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं एज लिमिट x टेंड्स टू c माइनस f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c प्लस ऑफ fx इज इक्वल्स टू f ऑफ c, क्योंकि तीनों की वैल्यू साइन c है, ये इक्वल है, देयरफॉर fx इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो ये था हमारा साइन x की कॉन्टिन्यूटी चेक करने का फंक्शन। अगेन आई एम टेलिंग यू, जो भी हमारा जितने भी शॉर्टकट ट्रिक्स हैं या जो भी आपकी पार्ट 1 में आपने मिस किया है, हमारा वो कमेंट बॉक्स में हमने या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक दिया हुआ है, आप पार्ट 1 भी चेक कर सकते हैं। तो ये था आज हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है।
वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन, प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल्स टू टैन एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। हमने कहा लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू टैन एक्स। अगर हमारा एफ एक्स जो है ये टैन एक्स है, तो क्या हम टैन एक्स को ये लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स तो लिख ही सकते हैं। और अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि साइन एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। साइन एक्स अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो कॉस एक्स भी हम प्रूव कर सकते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। वो आपके लिए मैंने छोड़ा है, वो आप लोग करेंगे। साइन एक्स को आप जरूर ढंग से देख लीजिएगा और कॉस एक्स आप मुझे करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नहीं होगा तो मैं आपके साथ डेफिनेटली करूंगी, लेकिन एक ट्राई आप लोग भी करिएगा। अब टैन एक्स की बात करते हैं। इंडिविजुअली हमें पता है साइन एक्स भी कॉन्टिन्यूस है, कॉस एक्स भी कॉन्टिन्यूस है, लेकिन अब हमें यह भी पता है कि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, p बाय क्यू। ये हमारा पी एक्स अपॉन क्यू एक्स की फॉर्म में है। तो हम इसको क्या कहेंगे कि क्यू एक्स तो जीरो आना ही नहीं चाहिए। तो यानी कि हम क्या कहेंगे, कॉस एक्स एंड साइन एक्स आर continuous function for all real values, for all real numbers। ये तो अभी हमने इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी देखा था कि ये हमारा रियल फंक्शन है, रियल नंबर पे हर जगह पे कॉन्टिन्यूस है। लेकिन अब हम क्या कह सकते हैं, अब हम एफ एक्स की बात करते हैं तो हम क्या कहेंगे, एफ एक्स is continuous for all real values except cos x is equals to 0। क्यों? क्योंकि cos x अगर 0 हो गया तो यानी कि डिनोमिनेटर में 0 आ गया, और जहां पर भी डिनोमिनेटर में 0 आता है, मैथ्स का रूल क्या कहता है, वो फंक्शन नॉट डिफाइंड है, वो डिफाइन ही नहीं कर सकते हम। इसीलिए cos x को 0 नहीं रखना है। बाकी कोई भी वैल्यूज ले लीजिए 0 से लेफ्ट में या 0 से राइट में, वो सारी की सारी वैल्यूज उसके लिए कॉन्टिन्यूस रहेंगी ही रहेंगी। अब यहां पर हमने क्या देखा कि ये हमारा किस फॉर्म का है, यहां पर हम इसको ये कह सकते हैं कि ये हमारे दो अलग फंक्शंस की अगर बात करें तो ये बिहेव करेगा px, ये बिहेव करेगा qx, जहां पर हमने पहले ही मेंशन कर दिया कि qx हमारा 0 नहीं हो सकता। ये तो पता है ना, मैथ्स का रूल है कि qx हमारा 0 नहीं हो सकता। तो यानी कि हमने क्या कहा, अब ध्यान से देखिएगा, cos x, मैं इसकी इंप्लीमेंटेशन बता रही हूं। cos x हमारा 0 कहां होता है, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की बात करें 90 पे 0 होता है, 270 पे 0 होता है, तो हम क्या कह सकते हैं 90, 270 ये क्या है, ऑल दी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। अगर हम बात कर रहे हैं 90 डिग्री और इसके ऊपर आता है 270 डिग्री, यानी कि ये है पाई बाय 2, ये क्या हो जाएगा 3 पाई बाय 2, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है। तो अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है तो हम यहां पर क्या कहेंगे कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर all real values except cos x is 0 for x equals to odd multiples का फॉर्मूला क्या होता है 2n plus 1 into pi by 2। यानी कि अगर हम बात करें कि x की वैल्यू ये होगी तो ये आंसर आएगा, इसीलिए ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तभी हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। यानी कि अब हमने क्या देखा यहां पे कि px एंड qx आर कॉन्टिन्यूअस। ये फॉर ऑल का सिंबल है, ये फॉर ऑल का सिंबल है, फॉर ऑल रियल नंबर। इंडिविजुअल तो ये दोनों हैं ही, तो हम क्या कह सकते हैं बाय एल्जेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी, बाय एल्जेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहेंगे, देयरफॉर बाय एल्जेब्रा ऑफ
कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ये इरेज कर देते हैं, बाय एल्जेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन हमने क्या कहा, px अपॉन qx इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन except x is equals to 2n plus 1 pi by 2. तो therefore fx is equals to tan x is a continuous function except x equals to 2n plus 1 पाई बाय 2, यानी कि tan x हमारा हर पॉइंट पे रियल नंबर लाइन के कॉन्टिन्यूस रहेगा सिवाय इसके, क्योंकि यहां पर अगर हम x की वैल्यू 2n plus 1 इंटू पाई बाय 2 डालते हैं तो वो डिनोमिनेटर को जीरो कर देगा और डिनोमिनेटर को जीरो करते ही हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता है। इसीलिए ये हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे नॉट डिफाइंड है, लेकिन बाकी सारी वैल्यूज पे हमारा tan x जो है ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो अब चलते हैं हमारा थर्ड और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं वो क्या कहता है, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं वो क्या कहता है। तो ये है आज का हमारा फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन, जो कि है फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन defined by fx equals to greatest integer function where this denotes the greatest integer less than or equal to x। यानी कि अब हमने ये बताना है कि ये कॉन्टिन्यूटी इसकी हमने चेक करनी है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कि ये कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। तो यहां पर हम जो चेक करेंगे, हमने क्या कहा, लेट f of x is equals to greatest integer function। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको पता ही है, ये साइन होता है। अब यहां पर हम जो कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, हेयर कॉन्टिन्यूटी विल बी चेक्ड फॉर, अब दो पार्ट्स हैं, एक तो इंटीग्रल पार्ट और एक होगा नॉन इंटीग्रल पार्ट। यानी कि नंबर लाइन पे तो इंटीजर और नॉन इंटीजर पार्ट सारे ही होते हैं, तो हम इसके दोनों पॉइंट्स के लिए चेक करेंगे, इंटीजर के लिए एज वेल एज नॉन इंटीजर के लिए। विल बी चेक्ड फॉर इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल पार्ट। तो पहला केस ले लेते हैं हम, जिसमें हमने क्या कहा कि जो हमारा फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो हमारा क्या है, अब यही है। तो हमने कहा लेट x इज अ नॉन इंटीजर नंबर, यानी कि नंबर लाइन पे अगर आप चेक करो तो ये हमारा नॉन इंटीजर है। अब आपको इसका मतलब पता होना चाहिए नॉन इंटीजर क्या होते हैं। सपोज अगर हम नंबर लाइन बनाते हैं, ये रही हमारी नंबर लाइन, ये रहा 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3। अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव की तरफ तो जाता ही रहेगा, इनफाइनाइट है। तो नॉन इंटीजर नंबर का मतलब क्या है कि ये पॉइंट्स, ये इंटीजर्स हैं, नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव। अब हमने इन पॉइंट्स को छोड़ के इनके बीच के जितने पॉइंट्स हैं, इनके बीच के जितने डेसिमल वाले पॉइंट्स हैं, इन पे हमने अब ये कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है डेसिमल पॉइंट्स पे। अब हम इन पॉइंट्स को नहीं लेंगे, 1, 2, 3 होल नंबर है, इनको नहीं लेना है और इन्हीं का ही नेगेटिव नहीं लेना है। अब हमने इनके बीच के पॉइंट्स को कंसिडर करना है। अगर अब हम कह रहे हैं नॉन इंटीजर, तो नॉन इंटीजर हमारा किस टाइप का होगा, यानी कि हम इसको यहाँ पे बोल सकते हैं कि वो कोई एक नंबर होगा जो कि होगा 2.3 या 0.39 या -3.4, कुछ भी हो सकता है क्योंकि नॉन इंटीजर है। अब जरा चेक करते हैं, तो यहाँ पर क्या कहता है वो, अब हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है। हमने क्या कहा, f(x) इज कॉन्टिन्यूअस, f(x) हमारा कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू d। ये कॉन्टिन्यूअस कब है, एट x इक्वल्स टू d। इफ
अब आपको पता है कि जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है या राइट हैंड लिमिट है उसको हम एक ही पॉइंट से शो कर सकते हैं, बार बार हम लिखेंगे नहीं कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है और राइट हैंड लिमिट क्या है, तो हम बार बार नहीं लिखते हैं, तो हम क्या लिख देते हैं उसके लिए, लिमिट x टेंड्स टू d f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ d। हमने ये एक ही बार में लिख दिया, बजाय कि हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करें, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में, तो हमने एक ही पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में। अब अगर ये है फंक्शन तो हम पहले चेक करते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट LHS ये वाला पार्ट अभी हम शो कर देते हैं। अब हमने क्या कहा, लिमिट x टेंड्स टू d ऑफ fx। अब लिमिट x टेंड्स टू d, fx क्या है हमारा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो यानी कि x की जगह हम क्या वैल्यू प्लेस करेंगे, d, ये आ गया। अब हम RHS पार्ट ये वाला शो कर लेते हैं, ये है हमारा LHS पार्ट। अब हम शो करते हैं RHS पार्ट, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू d ऑफ fx, क्या मैं इसको लिख सकती हूं f ऑफ d। अब f ऑफ d भी क्या है हमारा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो दोनों से हमें यह पता चल गया कि हमारा फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू d। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर it is continuous at x equals to d for non-integer number, for non-integer part। ये था हमारा केस 1। अब हमने यानी कि हमने ये वाला पार्ट तो कर लिया, अब हम फोकस करते हैं इंटीग्रल पार्ट पे, इंटीजर पार्ट पे। तो यानी कि अब हमारा सेकंड केस क्या कहता है, लेट x इज एन इंटीजर नंबर। अब इंटीजर है तो वो किस फॉर्म का होगा, c इक्वल्स टू कुछ भी ले सकते हो, -2, 0, 1, 2 कोई भी, क्योंकि ये इंटीजर्स ही हैं, हमें पता है इसमें डेसिमल्स तो आते ही नहीं है। अब लेकिन मैं आपको इससे पहले एक कंसेप्ट जरूर बताऊंगी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कंसेप्ट क्या कहता है। ध्यान से देखिएगा, अगर हम वैल्यू ऑफ x लेते हैं तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा। सपोज हमने कहा यहां पर हमने लिया 1, तो अगर x 1 है तो इसका मतलब क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1, तो ये वैल्यू आपको 1 ही देगा। अब अगर हम कहते हैं 1.03, तो यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर आपने 1.03 डाला तो ये तब भी हमें 1 ही देगा। इसका मतलब क्या है कि आप 1 के पास वाली छोटी से छोटी वैल्यू और 1 से दूर वाली बड़ी से बड़ी वैल्यू, लेकिन 1 पॉइंट समथिंग ही होनी चाहिए। यानी कि अगर आपने छोटी से छोटी वैल्यू डाली या बड़ी से बड़ी वैल्यू भी डाल दी, ये हमारा मैथ्स का रूल क्या कहता है कि ये तो हमारा 2 को कन्वर्ज कर रहा है, नियर 2 है तो हम इसको राउंड ऑफ करके 2 लिखते हैं। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये नहीं कहता है, इसकी डेफिनेशन कुछ और कहती है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये कहता है कि अगर 1 पॉइंट समथिंग है या 2 पॉइंट समथिंग है, तो वो जो पॉइंट से पहले वाला नंबर है ये सिर्फ उसी को, उस लीस्ट नंबर को ही कंसिडर करता है। तो यानी कि इसका अगर हम लेते हैं 1.99, तो ये तब भी हमें 1 ही देगा। ये बात समझ में आ गई। लेकिन अगर अब हम बात करते हैं 2 की, तो 2 का आंसर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 देगा, और 2 का आंसर 2.1 भी हमें 2 ही देगा। लेकिन अगर मैं बोलती हूं 2.9 लिखते हैं, तो भी ये हमें 2 ही देगा। समझ में आया कि अगर हमने इसमें कुछ ऐड किया तो भी, सबट्रैक्ट किया तो भी, यानी कि अगर हमारे पास सपोज, अब मैंने आपको क्या कहा, ये तो एक जनरल मैंने आपको एग्जांपल लेके दिखाया इन जनरल। अगर मैं बोलती हूं सपोज वैल्यू ऑफ x और ये इंटीग्रल, सपोज मैंने कहा यहां c रखा, तो ये हमें क्या देगा, तब भी c देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर हमने कहा c प्लस h यानी कि प्लस h,
ये देखो ये c प्लस एच वाले ये फंक्शंस हैं, मतलब इनमें कुछ ऐड कर दो, मिलेगा हमें c ही वापस, यानी कि यही नंबर मिल रहा है हमें, तो हमने कहा c। अगर अब हम इसमें कुछ माइनस करते हैं, सपोज मैंने कहा c माइनस एच, ध्यान से देखना c माइनस एच का मतलब क्या है। सपोज हमने कहा c हमारा 2 है, 2 में अगर हमने 0.1 माइनस किया, 2 में 0.1 माइनस किया, तो यानी कि अगर हमने कहा लेट c इज इक्वल्स टू 2 और h हमने ले लिया 0.1, अब c माइनस एच जो होगा वो 2 माइनस 0.1 होगा। क्लियर? 0.1 होने से क्या आएगा आंसर? 1.9। अब अगर आंसर इसका 1.9 है तो ये किसको अप्रोच करेगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अभी मैंने आपको बताया था इसका आंसर 1 होगा। तो यानी कि c माइनस एच करने का मतलब है कि आपका आंसर c माइनस 1, ये फॉर्मूला कहता है इस डेरिवेशन के थ्रू कि ये आंसर हमारे c माइनस 1 दे देगा। आई होप ये तो समझ में आ गया। c माइनस एच करने से c माइनस 1, c माइनस 1 का मतलब क्या है? यहां पर देखो c था 2 और आंसर क्या आया? 1, यानी कि 2 में से अगर हमने माइनस 1 किया तभी तो ये आंसर आया। तो ये हमारा c माइनस एच का कंसेप्ट कहता है। अगर ये 3 होता तो 3 में से कुछ माइनस करोगे वो 2 पॉइंट समथिंग, और 2 पॉइंट समथिंग का आंसर 2 होता है। आई होप ये पॉइंट तो क्लियर है। तो ये तो आप अच्छे से नोट कर ही लीजिएगा। अब इसके कंसेप्चुअली अगर आपको ये क्लियर है तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ कि ये फॉर्मुलेशन क्या कहती है। कि यहां पर अगर ये हमारा इंटीजर है, अगर अब हमारा कोई भी ये इंटीजर है तो हम चेक करते हैं इसकी कॉन्टिन्यूटी। चेक करते हैं कैसे? लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, c माइनस का मतलब ध्यान से देख लो, ये रहा 0। अब आपकी मर्जी है, चाहे वो c को आप माइंड में राइट हैंड पे कंसिडर करो या लेफ्ट हैंड पे, नेगेटिव या पॉजिटिव। सपोज मैंने कहा c यहां है, ठीक है। अब लेफ्ट ऑफ c का मतलब क्या है? कि c से कम, यानी कि यहां आ जाएगा, ये c से कम हो गया। और राइट ऑफ c का मतलब क्या है? c से ज्यादा, यहां आ जाएगा, ये c प्लस एच हो गया। और अभी हमने क्या पढ़ा था कि अगर वैल्यू ऑफ x और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन c पे c माइनस एच पे, वो हमें क्या दे देगा? अभी c माइनस 1, और c प्लस एच पे c आ रहा था, ये अभी हमने पढ़ा ही है। c माइनस एच की डेरिवेशन अभी हमने की है c माइनस 1। तो अब हम लेफ्ट ऑफ c चलते हैं। अब लेफ्ट ऑफ c में ये फंक्शन है, ये लेफ्ट ऑफ c है। अगर लेफ्ट ऑफ c पे जाते हैं तो फंक्शन जो है हमारा उसकी वैल्यू हो जाएगी f ऑफ c माइनस, लेफ्ट ऑफ c का मतलब c माइनस एच, ये वैल्यू वो ले रहा है। अब फंक्शन में आपने c माइनस एच, क्योंकि फंक्शन क्या है हमारा? ये रहा फंक्शन, दोबारा से देख लो कि फंक्शन क्या गिवन था, ये रहा। अगर अब आपने x को रिप्लेस किया c माइनस एच से, तो इंटीग्रल फंक्शन ऑफ c माइनस एच, c माइनस एच का इंटीग्रल पार्ट क्या देता है आंसर? c माइनस 1। हो गया ये क्लियर। अब हम चलते हैं राइट हैंड की तरफ। लिमिट x टेंड्स टू c प्लस ऑफ fx, तो ये क्या देगा हमें? लिमिट x टेंड्स टू c प्लस f ऑफ, अब c से प्लस, प्लस का मतलब टूवर्ड्स राइट, तो ये बैठा है टूवर्ड्स राइट। तो यहां पर हम क्या प्लेस करेंगे? c प्लस एच। अब आपने c प्लस एच किया तो फंक्शन में x की जगह क्या आ जाएगा? c प्लस एच। तो ये हो गया c प्लस एच। लेकिन इंटीग्रल पार्ट का जो डेफिनेशन है वो c प्लस एच के लिए क्या है? वो c है, तो ये हो जाएगा c। अब हमने क्या चेक करना है? ये तो हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हो गई राइट हैंड लिमिट। अब हमने क्या देखना है? लिमिट ऑफ द फंक्शन, यानी कि जब हमने लिमिट x टेंड्स टू c पुट किया f ऑफ x में, तो यहाँ पर वो कह रहा है f ऑफ c। अब f ऑफ c क्या है? मॉड c। तो मॉड c में हमने क्या डाल दिया? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन c, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन c की वैल्यू c ही रहती है। तो अब आपने क्या चेक किया यहाँ पे? यहाँ पर अब हमें 2 वैल्यू सेम मिल रही हैं लेकिन एक वैल्यू नहीं। वैसे भी इसको करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हमने पहले ही चेक कर लिया कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। जब वही इक्वल नहीं है यानी कि वो आगे फंक्शन देखना ही नहीं है, तो वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया। तो हमने यहाँ ये क्या कहा? एज लेफ्ट हैंड लिमिट
is not equals to right hand limit, therefore function is not continuous at x is equals to c, यानी कि c के लिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, therefore function is not continuous for all इंटीग्रल पार्ट। तो यहां पर मैं लिख देती हूं, एंडिंग लाइन इसकी क्या कहती है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, हेंस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल इंटीजर्स। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि था कॉन्टिन्यूटी से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप हमें अपना कोई भी डाउट हो ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए और भी कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे अगर आपके डाउट हैं तो, और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने पार्ट 1 का भी लिंक शेयर किया हुआ है, वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसका ही कुछ कॉन्टिन्यूएशन कंसेप्चुअल जो है पार्ट, वो हमारा पार्ट 2 में भी था, जो आपने देखा ही था मॉड एक्स का। तो प्लीज़ इसको ज़रूर से ढंग से पढ़िएगा, क्योंकि यहीं पे हमारे जो लॉजिक्स हैं वो छुपे होते हैं, ट्रिक्स छुपी होती हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करती हैं। तो ये था हमारा कॉन्टिन्यूटी का आज का लास्ट पार्ट। तो हमारा कॉन्टिन्यूटी का पार्ट 1 पार्ट 2 आज कंप्लीट होता है, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका ज़रूर लिंक देख लीजिएगा। और इसके बाद अब हम लेकर आएंगे डिफरेंशिएबिलिटी का पार्ट, तो जिसका भी जो भी पार्ट मिस हो गया है वो ये दोनों देख लेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जब हम डिफरेंशिएबिलिटी का पार्ट लेकर आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।